सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया था। अब है ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज अ गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। और गवर्नमेंट एट ऑल लेवल मीन्स आइदर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल आर एक्सपेक्टेड टू फ्रेम देयर पॉलिसीज। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो या केरला गवर्नमेंट हो या किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट हो, वो उनको क्या करना पड़ता है? अपनी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी वो सरकार अपने स्टेट के लिए अडॉप्ट करती है, उसको इन गाइडलाइंस के अनुसार होना चाहिए। यही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। और विद द नेम टू अचीव, और क्या अचीव करना है? तो welfare state, establish national goals and establish a welfare state in India। तो हमने सारा पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ा, फिर पढ़ा कि सबके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, दो एग्जाम्पल सबके पढ़े। फिर हमने ये पढ़ा कि उसके क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है, माने कौन कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स बन गए हैं और कौन कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कानून बन गए। हाँ, ये आप लोगों ने सुना। अब एक टोटली डिफरेंट क्या कहते हैं टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्युलरिज्म। और इस वर्ड से तुम पहले ही चैप्टर में वाकिफ हो गए हो कि व्हाट इज सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का मतलब है क्या? कि सेक्युलरिज्म मीन्स दैट एनीवन कैन फॉलो एनी रिलीजन एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम आवर स्टेट और आवर कंट्री। तो according to the constitution, Indian secularism has two aspects। इस लाइन से ही क्वेश्चन आंसर की शुरुआत हो जाती है, पेंसिल लेकर बैठो। पूछेगा कि इंडियन सेक्युलरिज्म हैज हाउ मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है। गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन खोज रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन दिखे तो तुम्हें वो डिस्कस करूँ। एक सेकेंड। फंडामेंटल रिलीजन में दिख नहीं रहे हैं, जो भी हो। तो सेक्युलरिज्म हैज according to the constitution, Indian secularism has two aspects। One is that every citizen of India is free to believe in and practice any religion of his or her choice। क्या बोली? सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन को अब हम तोड़ मरोड़ कर इसके अलग अलग एस्पेक्ट बनाएंगे। तो पहले ही मैंने बताया था सेक्युलरिज्म क्या है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए हो। तो पहले एस्पेक्ट में क्या होगा? सिंपल सी बात कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। ये तो कोई अलग सी बात नहीं बोली। सेक्युलरिज्म का मतलब ही होता है कि हर सिटीजन फ्री है अपनी चॉइस का धर्म मानने के लिए। ये पहला एस्पेक्ट है। और एवरी रिलीजियस ग्रुप हैज फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर। ये लाइन से भी आप अवेयर हो चुके हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने अफेयर को मैनेज कर सकता है अपने जैसा। और सेकेंड एस्पेक्ट है कि फिर एक पॉइंट उसमें से फिर सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन से अलग कर दो कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ग्रुप और इंडिविजुअल
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के नाम पर स्टेट किसी में डिफरेंशिएट नहीं करेगा, ठीक है, रिलीजन के नाम पर किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये है दो एस्पेक्ट। इट मीन्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व्स स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इम्पार्शियल है, वो किसी के फेवर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो इस कास्ट के फेवर में है और उसके अगेंस्ट में, नो नो नो, गलत बात। वो किसी के ना फेवर में है ना अगेंस्ट में है, वो इम्पार्शियल है ना, एंड डज नॉट प्रोपोगेट एनी रिलीजन, और किसी एक धर्म के नाम लेकर के वो उसको प्रोपोगेट नहीं करता है। श्वेता, काफी दिन बाद आप ज्वाइन की हो श्वेता, हम रोज खोजते थे कि श्वेता नहीं है क्लास में। मैम किए थे कल। रहती थी? यस मैम। अच्छा, रिप्लाई दिया करो श्वेता जी, अच्छे बच्चों से मुझे बहुत उम्मीद है। श्वेता हो, और पुराने क्लास में और कौन कौन थी अभी तो याद नहीं आ रहा है, और शारिका, अनन्या, इन लोग भी चुप नहीं रहिएगा, है ना, और भी बच्चे हैं जो चुप नहीं रहोगे, ठीक है, सब लोग ही कुछ कुछ रिप्लाई देना जब मैं पूछूं तो this impartial attitude of being secular has been guaranteed in several ways at various places in the constitution. For example, जहां समझाना होगा वहां मैं रुक कर समझाऊंगी, फिलहाल थोड़ा सा ये तुमको इंटरेस्टिंग कम लगेगा। सिर्फ पहले लाइन में मैंने बोला कि इंडियन सेक्युलरिज्म हैज टू एस्पेक्ट, वन इज दैट every citizen is free to follow any religion, और second is state will not discriminate on the name of religion with any person, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि एग्जाम्पल दे रहा है, प्रियम्बल खुद ही गारंटी देता है, प्रियम्बल itself had assured liberty of belief। ये देखो प्रियम्बल दिखा देती हूँ, ये रहा प्रियम्बल, ये तुम्हें गारंटी दे रहा है, देखो, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, ये प्रियम्बल पढ़ रही हूँ, प्रियम्बल पढ़ रही हूँ, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विश्वास, मेरा विश्वास है इस धर्म के प्रति, मेरी मेरी आस्था है उस धर्म के प्रति, समझ रहे हो। तो प्रियम्बल ही गारंटी देता है हमें कि हम लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, पूजा करने की मुझे पूरी फ्रीडम है, या तो मैं अल्लाह को प्रे करूं, या वाहेगुरु को, या जीसस को, या राम को, या दुर्गा माँ, या शिव को, किसी को, है ना, ये हमें फ्रीडम देता है। अच्छा, नेक्स्ट है, similarly the provision that establish secularism are also there in the fundamental rights। फंडामेंटल राइट में भी तुम्हें गारंटी दी है, फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, equal opportunity to secure a job without discrimination on the ground of religion। और एक फंडामेंटल राइट में तुम्हें इस बात की गारंटी दी गई है कि कानून जॉब देते समय कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि वो इस धर्म का है तो उसे नौकरी मिलनी चाहिए, वो उस धर्म का है उसे नौकरी मिलनी चाहिए, नो, है ना। बिसाइड दिस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन allows full freedom to all the citizens as well as the alliance in their religious matter। यहाँ alliance means लिख लो, क्या लिखोगे, aliens, सॉरी alliance कह रही थी, aliens, aliens means foreigner। रोनित हंस रहा है, तुम क्या फिल्म वाला एलियन समझ रहे हो रोनित? रोनित, तुम्हारे मुंह तो देख रही हूँ, तुम फिल्म वाला, तुम सोचा कि वो ऋतिक रोशन आ गया, एलियन आ गया, ये सब सोच रहे हो? हाँ,
फॉरेनर होता है। मैम। हाँ हाँ, अच्छा चलो, नहीं सोचा, बट बहुत बहुत इनोसेंट है बच्चा ये रोनित। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर ए जॉब। अच्छा, ये दूसरी लाइन में चली गई। beside this right to freedom of religion allow full freedom to all the citizens as well as the aliens in their religious matter। फॉरेनर भी जो आते हैं हमारे यहाँ, वो भी अपने रिलीजियस मैटर, अपने माने अपने धर्म को मान सकते हैं, हमारे देश में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दे कैन वर्शिप द वे दे लाइक, जिस तरह से वो चाहे वो वर्शिप कर सकते हैं, बट विदाउट इंटरफेयरिंग, लेकिन इंटरफेयर ना करे, वो अपने मन में जो करे, बट हमारे साथ कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, विद द रिलीजियस बिलीफ एंड वेज ऑफ वर्शिप ऑफ अदर्स। अब है सिग्निफिकेंस। ये सेक्युलरिज्म का सिग्निफिकेंस मीन्स फिर बताती हूँ, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन्स। हर रिलीजन, यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब इलाज नहीं है, यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब सबके साथ समान बर्ताव, सबके साथ समान बर्ताव, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म इज नॉट merely desirable but essential for the healthy existence of a pluralist society such as ours। Our society is a pluralist society, जहाँ पर की सब तरह के लोग रहते हैं, कई कास्ट के लोग रहते हैं। Indian secularism is related to the constitutional values of liberty, equality, justice and fraternity। सबके वर्ड के मतलब जानते हो? इक्वलिटी मीन्स ऑल आर इक्वल, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, जस्टिस मीन्स सबको जस्टिस मिलेगी, है ना, ये एश्योरेंस देता है, और फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। सेक्युलरिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया फॉर द फॉलोइंग रीजन। कुछ कारणों से सेक्युलरिज्म इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कारण क्या है? तो इट इनेबल द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स टू लिव इन हार्मोनी विथ अदर फेथ्स। दूसरे मतों के, दूसरे बिलीफ, दूसरे कास्ट के, दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ मिलकर रहना ये सिखाता है हमारा सेक्युलरिज्म। इट इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का एक पार्ट है। विच ग्रांट इक्वल राइट, जो कि हमें गारंटी देता है इक्वल राइट का। इट प्रोटेक्ट द राइट गिवन टू द माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटी के भी राइट को प्रोटेक्शन करता है। माइनॉरिटी मीन्स, बार बार कह रही हूँ, द पर्सन हु आर लेस इन नंबर, जैसे पारसी, यहूदी, जोरोस्ट्रेनियन, क्रिश्चियन, थोड़े थोड़े बहुत ही कम लोग हमारे यहाँ होंगे इस तरह के, है ना। अच्छा, तो उन लोगों के भी राइट्स को हमारा ये प्रोटेक्ट करता है। इट सेफगार्ड डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग द पावर ऑफ द मेजॉरिटी, ये डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को सुरक्षा देता है, किसकी पावर को लिमिट करके? हम हिंदू लोग क्या है, मेजॉरिटी में हैं, तो हमारे पावर को लिमिट करके वो बाकी लोगों को प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। अब है इंडियन सेक्युलरिज्म। मैं एक सवाल करूंगी कि क्या कभी तुमने एक्सपीरियंस किया कि तुम्हारे साथ कोई सिख स्टूडेंट, कोई सिख फ्रेंड तुम्हारे क्लास में बैठा हो, तुम्हारे साथ पढ़ता हो? किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? पगड़ी बांध कर आता है वो बच्चा किसी सेक्शन में, नो, किसी को नहीं देखे हो? किसी दूसरे क्लास में भी नहीं देखे हो? पगड़ी बांध के तो नहीं आता है कभी नजर नहीं पगड़ी बांध आया? के कोई नहीं आता है। क्या बात करते हो? अभी तक तो मेरे ही क्लास में था वो, क्या नाम है, 6A में था, अब तो वो 9th में चला गया है। हरप्रीत ना क्या तो नाम था, अभी नहीं याद आ रहा है, पगड़ी बांध के आता था। और अब बहुत पुराने बैच की बात कर रही हूँ। एक लड़का था हमारे बस M3B से आता था, और उसकी अब शादी भी हो गई है, वो बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है।
वो स्कूल में मिलने भी सारी टीचर्स से आया था बड़ा होकर के। तो बात वो नहीं है कि कोई देखे हो नहीं देखे हो, है कि नहीं है। बात है कि अगर स्कूल में कोई सिख बच्चा पढ़ता है तो वो पगड़ी बांध कर आता है। मेरा क्वेश्चन है, क्या पगड़ी यूनिफॉर्म का एक हिस्सा है, हाँ या ना? नो मैम। नो ना। नो मैम। स्कूल अथॉरिटी उसको मना क्यों नहीं करती है पगड़ी बांधने के लिए? स्कूल अथॉरिटी उसे मना क्यों नहीं करती है पगड़ी बांधने? मैम उनके रिलीजन में है, रिलीजन है, उनका धर्म है। ये चीज है, बिल्कुल सही। रिलीजन है। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे? इंडियन रिलीजन इज फ्लेक्सिबल, इट रेस्पेक्ट अदर्स फीलिंग। क्या बोलोगे? मेरी भाषा सुनो, मेरी भाषा सुनो, आप भी एक्सप्रेस करना सीखो। इंडियन रिलीजन इज फ्लेक्सिबल, इट respect the religious feeling of others, it do not hurt the religious sentiment of any person. That's why authority do not make any objection on that student. अब दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन है, जब आप बाइक चलाते हो क्या हेलमेट लगाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। फाइन होता है, आपको पता है? यस मैम। तो एक सिख, आप बोलो कि ये भी चीज तुम नहीं देखे हो, एक सिख जब बाइक चलाता है क्या वो पगड़ी के ऊपर हेलमेट लगा के चलाता है या बिना पगड़ी के चलाता है? बिना हेलमेट के चलाता है। पगड़ी पहनकर चलाता है। तो क्यों नहीं उसको फाइन होता है? क्यों नहीं उससे फाइन होता है? तो क्यों नहीं फाइन होता है? सेम थिंग, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं हो। और दूसरी बात, सिख लोगों में 5 चीज जरूरी है, केश, करा, कृपान, कच्छा, कंघा। केश, करा, कृपान, कच्छा, कंघा। लंबे लंबे लड़के लोग भी उन लोग बाल रखते हैं। एक छोटा सा डैगर वो अपने कमर में रखता है। आप बताओ कि वेपन लेकर चलना हर आदमी चल सकते हो क्या? ये एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी नहीं है? नहीं चल सकते हो। बट अगर वो रखता है तो कोई मना ही नहीं। वो रखता है तो क्योंकि वो चीज हाँ उसके रिलीजन का हिस्सा है। उसे 5 चीज, इसको कहते हैं अमृत, अमृतधारी सिख। क्या कहते हैं? अमृतधारी सिख। अमृतधारी का मतलब है 5 चीज, केश, करा, कृपान, कंघा, कच्छा रखना जरूरी है। तो अब हम आपको पढ़ देते हैं ये पैराग्राफ, जब आपको पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। मतलब है, my daughter is doing class also, but due to net problem she is sitting here and listening. Her question is कि 5 चीजों का मतलब क्या है? तो आप में से भी अगर कोई नहीं समझे हो तो बता देती हूँ। 5 चीजों का जो मतलब है, केश मतलब बॉयज कैप, लॉन्ग हेयर। कड़ा मतलब एक हाथ में वो कड़ा पहनते हैं। कृपान मतलब कमर में एक डैगर रखते हैं। और केश, कड़ा, कृपान, क्या बोली? और तो बोलते बोलते मैं ही भूल गई। केश, करा, कृपान, और कमर में पहनने का है। हाँ, और एक क्या बोली? यस मैम। और एक वही पगड़ी हुआ, कंघा। भूल गई। कंघा। कंघा। यस कंघा। यस इसे समझाने अगर मैं ही भूल, कंघा मीन्स कंघी, समझ ही रहे हो, है ना? तो ये रखना उनको जरूरी है। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अब है टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स द गवर्नमेंट समटाइम्स मेक सर्टेन एक्सप्रेस। देखो ये लाइन, अब ये बुकिश लाइन याद करो।
मैंने बड़ा इजी वे में आपको समझा दिया है, आपके माइंड में बात अट गई है, बट छोटे बच्चे नहीं हो कि ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल कहोगे। आपको एसएसटी की लैंग्वेज लर्न करनी है, तो सारे बच्चे जितने अभी प्रेजेंट हो वो ये सब लाइन को ध्यान से सुनो, मैं रीडिंग डाल रही हूँ। और आप में से अगर कोई चाहते हो रीडिंग पढ़ना तो आप भी पढ़ सकते हो, पढ़ोगे तो बोलो, नहीं तो मैं पढ़ रही हूँ। देखो, to respect the sentiment of all religions, the government sometimes makes certain exception for a particular community. यहाँ कम्युनिटी कौन है? सिख। यहाँ कम्युनिटी कौन है? सिख। और एक्सेप्शन, कुछ जो एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने किया, क्या किया कि उनको अलाउ किया ये सब चीजें अपने शरीर में रखने को, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान is included in the Sikh religion, so they are allowed to keep a kripan with them as a religious symbol. Similarly, the wearing of a pagri by Sikhs is again a religious symbol, so the Sikhs are allowed to wear pagri in schools or other institutions. The intervention of the state in the religious and social practices of a particular religion may be aimed at eradicating certain social evils which are a stigma in the name of present civilized society. क्या कह रहा है कि intervention of a state का interference in the religious and social practice of a particular religion में वो थोड़ा सा इंटरफेयर कभी कभी करता है। उसका मकसद क्या होता है? उस वक्त स्टेट का मकसद क्या होता है? अभी तो बताए थे कि स्टेट कोई तुम पर इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट तुमको पूरी तरह से छूट देगा, लेकिन कभी कभी वो इंटरफेयर कर लेता है। क्या करने के लिए? फॉर इरेडिकेट सर्टेन सोशल इविल्स, कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, जो कि धर्म के नाम पर लोग उन बुराइयों को अडॉप्ट किए हुए हैं, जो कि सिविलाइज सोसाइटी के नाम पर कलंक है। फॉर एग्जाम्पल देकर बता रहा है, अनटचेबिलिटी। हम लोग क्या पाल कर रखे थे? एक सिस्टम, अनटचेबिलिटी। क्या बोलते थे? ये हटो हटो, बाप रे बाप, उसको छू दिए, जा जा जा, हमको नहाना पड़ेगा, गंगा जल, ओम गंगाय नमः करके गंगा जल छीट रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? ये कलंक है सोसाइटी में, है ना। अपर कास्ट टुवर्ड द लोअर कास्ट के खिलाफ अपर कास्ट का ये टॉर्चर है ना। हैज बीन अबॉलिश्ड, तब कानून उसको अबॉलिश कर दिया। अब जो स्टेट ने इंटरफेरेंस किया वो जायज है, नाजायज नहीं। कि उसने क्यों किया? सर्टेन इविल्स को दूर करने के लिए किया। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अगर अभी हम सेट करते क्वेश्चन तो हम यही लाइन दे देते, यही लाइन उठाकर दे देते कि यहाँ पे देते कि यू नो दैट स्टेट देयर इज स्टेट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, या फिर स्टेट सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म दैट स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी ग्रुप और एनी इंडिविजुअल एंड it give guarantee to every religion that they are free to manage their own affair. Then why state abolish untouchability? तब आप क्या कहोगे? मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा कि यहाँ से अगर मिडिल ऑफ द चैप्टर से क्वेश्चन सेट किया जाए, based on fundamental rights. हाँ बोलो, और अच्छे से बोलो। मेरा क्वेश्चन था कि स्टेट क्या करेगा? स्टेट हमको फोर्स नहीं करता है, हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करता है, फिर भी क्यों स्टेट ने, फिर भी क्यों ये अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया? फिर क्यों इंटरफेरेंस हो गया? इसलिए हो गया कि ये क्या था? अनटचेबिलिटी, क्योंकि वो सोशल इविल है। यस प्रिंस राज, क्योंकि वो सोशल इविल है। और ये सिविलाइज सोसाइटी के नाम पर क्या है? इट इज
a stigma. It is a stigma in the name of the present civilized society. That's why this system was abolished. स्टिग्मा का मतलब कलंक है ना? It is based on discrimination and violate the fundamental rights. Similarly, personal law based on religion can also be amended. Personal law based on religion, उसमें भी amendment लाया जा सकता है. The state intervention, if they go against the principle, अगर कोई धर्म में कुछ बातें अगर वो लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस के खिलाफ जाती है तो भी कानून उसमें इंटरफेरेंस करेगा और वैसे जगह पे वो अमेंडमेंट लाएगा. For example, right of inheritance in some communities has been amended. Right of inheritance, ये तुम्हारा होमवर्क है. Right of inheritance के बारे में हमें 10 सेंटेंस चाहिए. अंशुल आज प्रेजेंट नहीं है? अंशुल हाँ है तो मैम हाँ पता है हाँ. तो अंशुल, सार्थक, शाद, रोनित, आरव, अनन्या, सारिका, सबका काम है. श्वेता राज, ठीक है, कृष्णा और भी जितने बच्चे हो सके. मुझे चाहिए ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और इसमें क्या अमेंडमेंट आया. ये दोनों चीज आप कलेक्ट करके मुझे कल बताएंगे, ठीक है? अच्छा, ज्यादा नहीं, 5 लाइन में बता दोगे तो बहुत है. ठीक, 5 सेंटेंस भी हमें बताओगे तो काफी है. ये नहीं कि उसके लिए देख के भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं नहीं कह रही हूँ कि रट के आने. मेरा मकसद है आप ज्यादा से ज्यादा खोजो. अच्छा, तुम्हें उस दिन मैं भेजी थी तुम लोगों को ग्रुप में सत्येंद्र नाथ टैगोर. मैं उस दिन बोल रही थी ना कि सिविल सर्विस एग्जाम समुद्र पार करना पड़ता था. तो रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार में सबसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले इंडियन है जो कि सिविल सर्विस एग्जाम दिए थे. ठीक है, उसीलिए मैंने वो आप उस दिन बोलते बोलते मुझे लगा कि कहीं गलत तो नहीं ना बोल रही हूँ. फिर सोची कि नहीं, मम्मी तो कहानी सुनाती थी ये वाला, मेरी मम्मी मुझे सुनाती थी ये बात. तो अभी तो मम्मी है नहीं, डेथ हो गया, 1 साल हुआ. तो सोची कि गलती बोल रही हूँ कि क्या. तो मैंने ना वो गूगल पे सर्च किया, सही में वही लाइन मुझे दिखा तो मैं आपके साथ शेयर कर दी. ठीक है, मैंने आपको भी नॉलेज रखना चाहिए क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हो ना. हमको आप बहुत कॉम्पिटिटिव नजर आ रहे हो, बहुत सारे बच्चे. मुझे लग रहा है कि आप लोग जरूर बहुत नाम रोशन करोगे. क्या अरब क्या बोले? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहले सबसे पहले मैम रविंद्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले ही नोबेल प्राइज मिला था. हाँ, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर. हाँ, मैं उनके बड़े भाई की बात कर रही हूँ जो पहला सिविल सर्विस एग्जाम इंडियन. हाँ. अच्छा चलो अब है. तो आपको कौन सा पेज नंबर 203 का सेकंड लास्ट पैरा का लास्ट लाइन, राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और राइट ऑफ इनहेरिटेंस में क्या अमेंडमेंट लाया गया, बस ये 2 चीज कहीं नोट करके रख लो. उसमें क्या अमेंडमेंट लाया गया, ये दोनों बातें आपको खोजनी है. अच्छा, जब मैं सुन लूंगी तो कुछ टास्क आपको भी देनी चाहिए, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगी उसके बारे में. अच्छा, ऑल्दो द स्टेट फंडिंग टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज नॉट परमिसिबल, yet the state can give financial aid on preferential basis to some of the religious community. क्या कह रहा है कि स्टेट फंड नहीं देगा किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, ये परमिशन नहीं है. फिर भी फाइनेंशियल हेल्प दे सकता है उनके वेलफेयर के लिए, कभी कभी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए. Also some special grants can be provided to them. इसलिए कुछ स्पेशल ग्रांट उनको प्रोवाइड किए जाते हैं. अच्छा, की वर्ड में यहाँ 2 वर्ड को यहाँ से लर्न कर लेना, इससे 1 वर्ड का आंसर तुम लोग को क्लियर हो जाएगा. पेज 203 में 2 वर्ड है की वर्ड में. एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये हर बार पूछता है.
ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ह्यूमन बीइंग्स। माने इस वर्ड को नहीं पूछता है, ये वर्ड तुम्हारा यहाँ पे कहाँ पे आया है, जरा बता सकते हो? देखे तो किसको याद है? अब खोज रहा है, पेज उलटने की आवाज आ रही है। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का फर्स्ट पॉइंट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब इंसानों की खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते हो। ये उस एक्सप्लॉयटेशन का एक एग्जाम्पल है, ये एक्सप्लॉयटेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, क्या है दूसरा? प्लूरलिस्ट। अभी मैं बताई थी ना, प्लूरलिस्ट सोसाइटी एक जगह पढ़ी, उसका मतलब है उसका मीनिंग तुरंत बता दी थी, लेकिन यहाँ से आप उसके मीनिंग याद कर लोगे। A society in which many different groups and political parties are allowed to exist. हमारे यहाँ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के लोग रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी कितने सारे हैं। भारतीय जनता पार्टी, राजद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ कांग्रेस, और क्या, और बोलो? बहुजन समाजवादी पार्टी, और बोलो? तृणमूल कांग्रेस, और बोलो? आरजेडी, और बोलो? ढेर सारे पार्टीज है ना। हाँ, तो ढेर सारे पार्टीज है। तो हमारा सभी ने इलेक्शन को बहुत अच्छे तरह से देखा है। हाँ, तो हमारे यहाँ साल के इलेक्शन, हाँ, हमारे देश को क्या कहेंगे? प्लूरलिस्ट कंट्री, प्लूरलिस्ट country. Why? Due to in our country so many parties are there and अच्छा, आम आदमी पार्टी, अदिति सिन्हा, वेरी गुड अदिति, आम आदमी पार्टी, ठीक है, चलो। अच्छा, तो इसलिए so many parties are there and so many communities, so many religious communities also live here, so it is called pluralist क्या कहते हैं, सोसाइटी। हो गया अब इस चैप्टर का अंत। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट 44 सेकेंड। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट डे इसके ABC करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात हम पूछना चाहते हैं तुम लोग से तुरंत।